देखिए, जहाँ तक लव जिहाद की आप बात कर रहे हैं तो इस चीज़ को मानना जा सकता है कि किसी एक ग्रुप का एक एजेंडा है कि मुस्लिम जो लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के उनका माइंड वॉश करके किसी भी तरीके से उनको अपने प्रेम जाल में कह सकते हैं या शादी के झांसे में कह सकते हैं, उसमें ले आते हैं। जब उनकी वो बात नहीं मानती हैं आगे या जो भी कोई भी समस्या होती होगी तो उसमें ये दिक्कत आती है कि उनको मार डाला गया, उनके टुकड़े टुकड़े करके बोरे में करके अभी कल की एक न्यूज़ है कि कोई हिंदू लड़की थी, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुई थी, शादी की तो उसने मुस्लिम से बुर्का पहनने से उसने मना किया तो उसका गला काट दिया। कि पश्चिमी विज्ञान जो है उसको हम अपना सकते हैं। बहुत से लोग ये होते हैं कि पश्चिम की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन पश्चिमी विज्ञान को अपनाइए, पश्चिमी भाव और पश्चिमी वेशभूषा को आप अवॉइड करिए। ये हमारे संस्कार नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, हमको इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक पुरुष राजनीति में आता है और एक महिला राजनीति में आती है, दोनों अगर साथ में आते हैं तो ग्रोथ या स्पीड या प्रमोशन या हम कहें कि सक्सेस रेशियो किसका बेहतर आपको दिखता है? नहीं, इसमें देखिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि महिलाओं को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पुरुष होने के नाते या किस कारण मुझे नहीं मालूम है, उनको उनके साथ एक प्लस पॉइंट रहता है कि वो पुरुष हैं। भारत की राजनीति में अक्सर चर्चा होती है देश की आधी आबादी, आधी दुनिया की, यानी महिलाओं की, लड़कियों की, छात्राओं की। लेकिन राजनीति में उनकी हिस्सेदारी, उनका पार्टिसिपेशन और उनके अधिकारों की क्या स्थिति है, इसको समझने की हमने कोशिश की है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ममता पांडे, जो कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की प्रदेश मंत्री हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका जाना होता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आप जाती हैं, वहाँ पर वर्कर्स से मिलती हैं और आम लोगों से भी मिलती हैं। डॉक्टर ममता, आपका बहुत स्वागत है द इंडियन ओपिनियन में। इंडियन ओपिनियन ने इस विषय को इसलिए आपके सामने रखा है कि हम जानना चाहते हैं कि सही तस्वीर क्या है, राजनीति में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है उन्हें कितना सम्मान वास्तव में मिल रहा है। अब आप लोग भी शायद अब समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं का सम्मान किया है और ये कोशिश भी की है कि राजनीति में ही नहीं वरन जितने भी क्षेत्र हैं जो चाहे समाज से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, उसमें महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे हैं। इसके लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। ये कोशिश होती है कि महिलाएं जो है अपना बेहतर से बेहतर योगदान समाज को आगे बढ़ाने में अपना दें। आपने बीजेपी कब ज्वाइन की, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बीजेपी में आने के पहले, पॉलिटिक्स में आने के पहले आप क्या सोचती थी पॉलिटिक्स के बारे में जब आप स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी? मैं बताऊं खुल के अगर तो पॉलिटिक्स में कभी भी मेरी रुचि नहीं रही है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, उस समय शायद एक बार चुनाव हुआ था। बहुत से बच्चे जो चुनाव लड़ते हैं वो इस बात को कोशिश करते थे कि मैम मुझे, दीदी या जो भी बोलते होंगे, मुझे याद नहीं है, कि आप आइएगा, मुझे वोट दीजिएगा। मैं गई नहीं थी वोट डालने। तो मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा है कि मैं राजनीति में आऊँ या ना, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं था। वो इत्तेफाक आप कह सकते हैं ईश्वर का कि आप बोल रहे थे आप भी अध्यात्म से जुड़े हैं, तो एक तुलसीदास जी का है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। तो मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे अब विवाह के बाद 2012 का चुनाव था, तो हम लोग, मैं गोंडा से हूँ वैसे, लेकिन हमारा जो क्षेत्र था मनकापुर वो सुरक्षित विधानसभा है। हमारे बगल जस्ट सटा हुआ हरैया विधानसभा बस्ती ज़िले में पड़ता है। तो घर बैठे बैठे पता नहीं कैसे क्या हुआ कि बहन जी का जो है मेरे हस्बैंड से थोड़ा सा कोई था, उनका अच्छा रिलेशन था, तो उन्होंने कहा कि बहन जी है आपसे मिलना चाह रही हैं, चुनाव लड़वाना चाहती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा मुझसे, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, राजनीति में तो कभी भी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा है, मैं आना भी नहीं चाहती हूँ। और बसपा में मेरा वैसे भी कोई ख़ास वो नहीं था कि लगाव मैं उससे, हम लोग, मेरे पिताजी भी संघ से जुड़े हुए थे, तो ऐसा था नहीं कि मैं बसपा में जाऊँ और अपने आप को उसके थ्रू पब्लिक के बीच में ले आऊँ।
लेकिन अब ऐसी स्थितियां बनी कि उन्होंने कहा कि नहीं तुम चुनाव लड़ लो। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि एक बार ट्राई कर लो, देख लो। तो बस 2012 में हरैया विधानसभा से बसपा से टिकट मिला, चुनाव लड़ी। और मतलब 3-4 महीने का ही समय था मेरे पास। मेहनत मैंने बहुत की, 65,000 के करीब वोट मिला था और 65,000 वोट पा के हारने वाले उधर पूरे पूर्वांचल में मैं अकेली कैंडिडेट थी कि जिसको 65,000 मिला फिर भी हार गई हो। तो पब्लिक का बहुत स्नेह मिला, बहुत आशीर्वाद मिला, उसको मैं अपनी एक थाती मानती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो मुझे स्नेह और उनका सम्मान मिलता है। इस तरीके से राजनीति मेरी शुरू हुई। लेकिन 2013 में जैसे ही मोदी जी की घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हैं, वैसे मैंने बसपा छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो राजनीति में जो आपने प्रवेश किया, राजनीति का जो प्रवेश द्वार था आपके लिए वो सीधे चुनाव था जी। यानी राजनीति में आप आई तो सीधे हाँ जी, टिकट के साथ। बिल्कुल। मतलब एक पहला स्टेप जो है वो एक ग्रैंड स्टेप, एक बड़ा कदम, पहला ही कदम जो है वो एक बड़ा कदम आपको, एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। और घर घर आप गई होंगी वोट मांगने, बूथ लेवल मैनेजमेंट भी आपने देखा होगा। तो ये कहा जाए कि राजनीति की जो पहली किताब थी वही बड़ी जटिल आपको पढ़ने को मिली। इतने दिनों का जो अनुभव है, महिलाओं को किस तरह का प्रमोशन मिल रहा है? जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो क्या दिल से चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें और वो पावर गेन करें? जी, बिल्कुल चाहते हैं। इसीलिए हम लोग को समय समय पर, आप देखते भी होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी पदाधिकारी हैं, अभी एमएलसी के भी चुनाव में, इसके पहले विधानसभा के भी चुनाव में बहुत से पदाधिकारियों को टिकट मिला है और जो जीत के भी आई हैं। तो सरकार चाहती है, भाजपा चाहती है कि उनकी जो भी महिला कार्यकर्ता हों, मेहनत कर रही हों और जीतने लायक हैं, तो उनको अवसर मिलता है भाजपा में। अच्छा, जो स्ट्रगल है महिलाओं के लिए, ये कहा जाता है कि अभी भी भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े हिस्से में, कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में अभी महिलाओं को अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ता है खुद को साबित करने के लिए, अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए, अपना स्थान हासिल करने के लिए, जो वो डिज़र्व करती हैं, जितना उनका अधिकार बनता है। अगर वो उतना हासिल करना चाहती हैं तो शायद उन्हें पुरुषों की तुलना में ज़्यादा कुछ उसके लिए त्याग करना पड़ता है, मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। ओवरऑल पॉलिटिक्स में सिर्फ बीजेपी की बात ना करें क्योंकि और दलों में भी काम करने का अनुभव है आपको, तो ओवरऑल पॉलिटिक्स में आप क्या देख पा रही हैं कि एक पुरुष राजनीति में आता है और एक महिला राजनीति में आती है, दोनों अगर साथ में आते हैं तो ग्रोथ या स्पीड या प्रमोशन या हम कहें कि सक्सेस रेट, सक्सेस रेशियो किसका बेहतर आपको दिखता है? नहीं, इसमें देखिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि महिलाओं को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पुरुष को, पुरुष होने के नाते या किस कारण मुझे नहीं मालूम है, उनको उनके साथ एक प्लस पॉइंट रहता है कि वो पुरुष हैं। और अगर आप बोल रहे हैं कि एक समान स्टैंडर्ड हो, समान मेहनत कर रहे हो, समान टैलेंट हो, उसके बावजूद भी ये होता है कि पुरुष को थोड़ा सा लाभ मिलता है। और राजनीति में ही मैं इस चीज़ को देखती हूँ, बाकी और क्षेत्र मुझे लगता है इससे अलग हैं। चाहे वो हम चिकित्सा क्षेत्र की बात कर लें या शिक्षा में बात कर लें या अन्य किसी भी उसमें बात कर लें, अगर दोनों में बराबर टैलेंट है तो दोनों को अवसर समान मिलता है। लेकिन राजनीति है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें महिलाओं को थोड़ा कम अवसर है। तेज़ी से चढ़ नहीं पाती मंच पे कि बड़े नेताओं के बगल में खड़े होकर फ़ोटो खिंचा लें, धक्का मुक्की करना। और जो देखते हैं हम लोग अक्सर बतौर मीडिया पर्सन कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन आया तो तुरंत आगे बढ़ गए, लपक के पैर छू लिए, तो ये जो टैक्टिक्स हैं ये नहीं फॉलो कर पाती हैं या वाकई में एक जेंडर जो है, एक जेंडर फीलिंग है, एक पुरुषवादी सोच है अभी भी पॉलिटिक्स में बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं कि पुरुष प्रधान राजनीति भी अभी पुरुष प्रधान है? नहीं, जो आप अभी बात कर रहे हैं फ़ोटो खिंचाना और ये पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने का कोई मापदंड नहीं है। इससे कोई आगे नहीं बढ़ सकता कि बड़े बड़े नेताओं के साथ आपकी फ़ोटो हो गई या आप उनसे मिल लिए, इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको अगर संगठन में काम करना है तो संगठन की खूबियाँ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप समाज के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसकी खूबियाँ होनी चाहिए। अगर वो है तो एक अवसर रहता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि पुरुषों के मुकाबले में हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, बीजेपी की बात करें तो आपको एक दायित्व है प्रदेश मंत्री का, आप फील्ड में भी जाती हैं।
युवाओं में, ख़ास तौर से लड़कियों में, छात्राओं में क्या फीलिंग है बीजेपी को लेके, बीजेपी की पॉलिसीज़ को लेके? कि भाजपा जिस तरीके से अपनी योजनाएं बनाती है, अपने कार्यक्रम बनाती है, उसमें महिलाओं को बहुत ही सबसे ऊपर रख के उसका काम होता है। महिला हो, किसान हो या पिछड़ा वर्ग हो, इनको लेके इनको आगे बढ़ाने का प्रयास होता है। और ये चीज़ें धीरे धीरे जो है बेटियों के अंदर भी आ रही हैं। जो चेंज आ रहा है, जो समाज में जो परिवर्तन है, जैसे कहा जा रहा था कि इसके पहले तक बेटियां निकल नहीं पाती थी, रात में उनको दिक्कत होती थी, समाज में इस तरीके का माहौल होता था कि अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती थी। लेकिन भाजपा की सरकार के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद एक सुरक्षा का माहौल है। तो ये चीज़ें लड़कियों को नज़र आती है, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेके अभी आप देख रहे होंगे सबको मोबाइल और वो भी बांटा जा रहा है। स्कूटी देने का भी एक प्लान बना हुआ है कि महिला लड़कियों को स्कूटी दिया जाएगा, उनकी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा फ्री है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं, आपको समाज में सुरक्षा है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेटियों को भी भाजपा की तरफ आकर्षित कर रही हैं। इधर देश में देखा जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ और लड़कियों के खिलाफ भी जो सेक्सुअल क्राइम है वो बढ़ रहा है। और इसके अलावा कई घटनाएं देश में मीडिया में इस तरह की आ रही हैं कि लव जिहाद की बातें सामने आ रही हैं, और अगर लड़कियों ने बात नहीं मानी तो उन्हें जला दिया गया। अभी एक घटना सामने आई, देश में तमाम घटनाएं ऐसे बीच बीच में आती रहती हैं। निकिता की घटना हुई थी, फिर किसी और बेटी की घटना हुई कहीं। ये जो इस तरह की जो समस्याएं हैं जो छात्राओं को फेस करनी पड़ रही हैं आज इस युग में, जब महिलाएं अंतरिक्ष में भी जा रही हैं, तो ये जो मेंटालिटी है यूथ में, और यूथ कहें या कहीं इस यूथ मेंटालिटी में, लड़कों की इस मेंटालिटी में कहीं ना कहीं वो एक पुरुषवादी सोच भी है कि वो अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, हावी होना चाहते हैं। इसको लेकर आप एज अ पॉलिटिशियन क्या सोचती हैं? ये जो समस्या है इसको समाज की दृष्टि से और राजनीति की दृष्टि से, या उस दल की दृष्टि से जो देश में सत्ता में है, प्रदेश में भी, और जो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इन परिस्थितियों का समाधान क्या है? देखिए, जहाँ तक लव जिहाद की आप बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को मानना जा सकता है कि किसी एक ग्रुप का एक एजेंडा है कि मुस्लिम जो लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के उनका माइंड वॉश करके किसी भी तरीके से उनको अपने प्रेम जाल में कह सकते हैं या शादी के झांसे में कह सकते हैं, उसमें ले आते हैं। जब उनकी वो बात नहीं मानती हैं आगे, या जो भी कुछ कोई भी समस्या होती होगी, तो उसमें ये दिक्कत आती है कि उनको मार डाला गया, उनके टुकड़े टुकड़े करके बोरे में करके। अभी कल की एक न्यूज़ है कि कोई हिंदू लड़की थी, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुई थी, शादी की, तो उसने मुस्लिम से बुर्का पहनने से उसने मना किया तो उसका गला काट दिया। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं जिसको मुझे लगता है कि हमारी बेटियों को थोड़ा इसको और समझने की ज़रूरत है। अच्छे से इसको समझ लें कि जो सामने वाला है उसका असली मकसद क्या है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हिंदू और मुस्लिम में शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामने वाला किस मकसद से आपसे शादी कर रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए। और थोड़ा मैच्योर होने के बाद, अगर उनको शादी करनी है, थोड़ा मैच्योर होने के बाद अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, किसी के ऊपर, अन्य के ऊपर ना डिपेंडेंट रहें, तब वो इस चीज़ पे विचार कर सकती हैं। अगर उनको सही लगता है तो फिर वो करें। तो मुझे लगता है ये सारी जो समस्याएं हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो बच्चे जो कम उम्र के हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी ही उन्हें बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया गया है? इंटरनेट ने जिस तरह का उनके दिमाग पे आक्रमण किया है, अगर इसको सामाजिक दृष्टि से या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कहीं ना कहीं पूरा ग्लोबल वर्ल्ड के सारे दरवाजे खुल गए उनके लिए एकदम अचानक। और क्या वो उसके लिए तैयार हो पाए हैं? उस दुनिया में अपनी एक सही जगह बनाने के लिए तैयार हो पाए? वहाँ कैसे बिहेव करना है उनको, कैसे डिसीजंस लेने हैं, और इसी वजह से वो साजिशों के शिकार भी होते हैं। तो एक महिला नेता के तौर पर, चूँकि आपने जिस धर्म के साथ राजनीति में पैर रखा है, ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए जो आपके संकल्प होंगे कि कम से कम किसी महिला का, किसी लड़की का किसी भी रूप में शोषण ना होने पाए। देखिए, हम लोग के जो हमारे
भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के आप मूल विचारक की बात करते हैं तो दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने कहा था कि पश्चिमी विज्ञान जो है उसको हम अपना सकते हैं। बहुत से लोग ये होते हैं कि पश्चिम की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन पश्चिमी विज्ञान को अपनाइए, पश्चिमी भाव और पश्चिमी वेशभूषा को आप अवॉइड करिए। ये हमारे संस्कार नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, हमको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुझे बहुत से लोग इस बात को लेकर थोड़ा सा कहते हैं कि आप पुराने विचारों की हैं, लेकिन मैं इस आपके मंच के माध्यम से मैं ये अपने विचार रखना चाहती हूँ कि महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को, सबके लिए है कि एक आप अपनी वेशभूषा में, अपने पहनावे में या अपने विचार में हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं रही हैं, उसको हम अगर अपने अंदर रखें तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत पुरातन पंथी हो जाएंगे। हमको ज़रूरत नहीं है कि हम किसी पश्चिमी देश का पूरा अंधा अनुकरण करें। और मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि जो हमारा कल्चर है या हमारी सोसाइटी है वो थोड़ा कहीं ना कहीं पश्चिमी वेशभूषा के कारण, पश्चिमी आप कह सकते हैं जो खुलापन है उनका, वो अपने अंदर ला रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। और वही जो बात है, वही हमारे आप जितनी समस्याएं बोल रही हैं, मुझे लगता है समस्याओं का कारण भी वही है। अच्छा, फिर से देश में, हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है कि हर साल कोई ना कोई चुनाव कहीं ना कहीं, कुल मिला के पॉलिटिकल मूड में ही रहता है पूरा देश। अभी कुछ दिनों पहले यूपी के चुनाव समाप्त हुए हैं और कुछ ही महीनों बाद अब देखिए आप निकाय चुनाव होने वाले हैं और कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, फिर हम लोकसभा की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो भारत जो है वो मतलब भारत में राजनीति से समाज अलग नहीं हो पाता, डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता, मेंटली कनेक्ट ही रहता है। तो अब एक फिर से चुनौती है आपके सामने प्रदेश मंत्री के रूप में। महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन आप देख रही हैं बढ़ रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, और आने वाले समय में क्या तैयारी है और क्या अपेक्षा है? आप लोग क्या देख पा रहे हैं? क्या बीजेपी को महिलाओं का वही समर्थन आगे भी जारी रहेगा, बढ़ेगा या घट भी सकता है? नहीं, घटने का तो सवाल ही नहीं है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कल एक उसमें बोला है मीटिंग में कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है निकाय चुनाव में, और उसके अलावा भी जो महिलाएं चुनाव जीत सकती हैं, जो सक्षम हैं, उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और बढ़ा के भी टिकट दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को मानती है कि कहीं भी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे आगे आने वाले निकाय चुनाव हो, वो जीतेगी तो महिलाओं के बल पे ही जीतेगी। तो महिलाओं को इग्नोर करके भाजपा काम नहीं कर सकती है। अगर ये सिद्धांत रूप से मान लिया गया कि 33% आरक्षण आप निकाय चुनाव में दे रहे हैं, तो हम विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं देते हैं, लोकसभा में क्यों नहीं देते हैं? एक महिला नेता के रूप में या एक फीमेल सोशल वर्कर के रूप में ये प्रश्न उठता है कभी मन में कि हिस्सेदारी, ठीक है आपने राजनीति के उन मंचों पे तो दे दिया जो छोटे मंच हैं, उन छोटे लोकतांत्रिक मंचों पर आप 33% दे रहे हैं, तो बड़े मंचों पर क्यों नहीं दे रहे हैं? विधानसभा में 33% क्यों नहीं दे रहे हैं? लोकसभा में या पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों नहीं ये संकल्प जारी करती हैं कि वो 33% टिकट दें महिलाओं को, जबकि आबादी, जबकि पार्टिसिपेशन, दखल आपका और समाज के संचालन में आप 50-50 के पार्टनर हैं? देखिए, भाजपा का तो हमेशा से ये रहा है कि वो 33% आरक्षण चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में वो करना चाहती है। अन्य दल इसके लिए पता नहीं क्यों नहीं तैयार है, मुझे नहीं मालूम है। अभी जो यूपी का चुनाव हुआ था, इसमें प्रियंका जी ने कहा भी था, महिलाओं को दिया भी था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि खाली महिला को टिकट दे देने से वो जीत जाए इसकी गारंटी नहीं है। आपको सक्षम और इस तरीके की महिला को टिकट देना होता है जो कि जीत के दिखा सके, जो उस लायक हो। तो मुझे नहीं लगता कि आरक्षण के नाम पे ऐसी महिलाओं को भी टिकट मिल जाए जो शायद जीत ना पाए। तो अगर आप भाजपा में यह है कि अगर सक्षम महिला है, जीत सकती है, तो उसको टिकट देती है। जो सक्षम नहीं, उनको सक्षम बनाने का भी तो दायित्व है। तो सक्षम बनाने का दायित्व जरूरी नहीं है कि उसको टिकट ही दे के दे। भाजपा में जैसे मैंने बोला कि संगठन में भी कार्य करने का अवसर होता है, या छोटे चुनाव हैं उसमें आप स्टार्ट करिए, शुरुआत करिए, उसके बाद फिर बड़े चुनाव की तरफ बढ़िए। अच्छा, आज भारत में जो भी आदर्श आपके सामने हैं और उनमें किसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, किसे मानती हैं, कौन आपके दिल के ज़्यादा करीब आपको दिखाई पड़ता है?
मुझे 2 लोगों का देखिए, मैं अभी सही बताऊँ आपको कि अभी कुछ दिन से मैं थोड़ा-सा आरएसएस को के जो हमारे संघ चालक रहे हैं शुरुआत के, मैं उनको पढ़ रही थी। तो हेडगेवार जी या गुरु जी, इन लोगों को मैंने पढ़ा। तो और दीनदयाल उपाध्याय जी, क्योंकि मुझे एक विषय दिया गया था बोलने के लिए, तो इन लोगों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा। तो हर व्यक्ति ऐसा था, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, चाहे दीनदयाल जी हों, चाहे हेडगेवार जी हों, चाहे गुरु जी हों, इन सबको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं इन लोगों से मिल पाती, या इनको और मैं पढ़ के अपने अंदर जो इनके विचार हैं, जो इनकी बातें हैं, उनको मैं अपने अंदर उतार पाती। तो कई ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। और ख़ास करके इधर मैं 1-2 महीने की बात करूँ तो उसके पहले तो क्योंकि राजनीति की बात आती है तो हम सभी लोग जो है सुषमा दीदी हम लोग बोलते हैं उनको, तो उनसे बहुत ही प्रभावित रही हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत प्रभावित रही हूँ। और आज वर्तमान में मैं कहूँगा कि अगर किसी महिला का चुनाव करने का अवसर हो कि देश के परिदृश्य में, राष्ट्रीय परिदृश्य में आपको कौन वो महिला है जो दिखाई पड़ रही है, जो महिलाओं के लिए या देश के लिए ओवरऑल जिसका प्रदर्शन ऐसा है कि उसे अनुकरणीय कहा जाए? अभी मुझे इस समय निर्मला जी लगती हैं कि एक अच्छा विकल्प महिलाओं के लिए हैं। और स्मृति ईरानी जी हैं, वो भी कनेक्ट हो जाती हैं, पब्लिक को कनेक्ट कर लेती हैं अपनी बातों से। काम भी उनका मुझे लगता है कि बेहतर है। तो अभी तो भाजपा में ही 2 मुझे महिलाएं लग रही हैं कि जो आगे हम लोग का मार्गदर्शन भी करेंगी और इनके दिशा निर्देश में हम सब महिलाएं काम भी करेंगी। तो डॉक्टर ममता पांडे को लगभग 1 दशक हो चुके हैं राजनीति में। हालांकि 1 दशक का समय भारतीय राजनीति, भारत जैसे बड़े देश में राजनीति के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत अधिक समय है, लेकिन निश्चित तौर पर एक अच्छा समय है, एक अच्छा कार्यकाल राजनीति का है जिसमें पर्याप्त अनुभव हो जाता है, समझ हो जाती है और एक नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। और हमारी शुभकामनाएं हैं ममता जी को कि आप न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि समाज के लिए, देश के लिए, सभी के लिए राजनीति में जब भी अवसर मिलेगा तो कुछ अच्छा करेंगी। और राजनीति सिर्फ सत्ता या ताकत के लिए नहीं है। राजनीति में जो जनसंपर्क होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके डेवलप होते हैं, उसके ज़रिए से आप बहुत सारे लोगों को प्रेरित करते हैं, जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं। तमाम अंधेरा जहाँ पर है वहाँ पर आप उजाला लाने की कोशिश करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ममता जी जहाँ भी काम करेंगी वहाँ कुछ बेहतर होगा, कुछ सकारात्मक परिवर्तन होगा और उनको शुभकामनाएं हैं हमारी। द इंडियन ओपिनियन में खास कार्यक्रम व्यक्तित्व विशेष के लिए आज उन्होंने समय दिया, उनको धन्यवाद है। ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।